नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में, जिसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित पिनाकल के मैथ के सेक्शनल मार्क के हार्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज इस सीरीज का मॉक नंबर 2 है, जिसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि एक समचतुष्फलक का आयतन 576 सेंटीमीटर क्यूब है तो 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगने की अनुमानित लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें समचतुष्फलक क्या दिया रखा है। अब ये होता क्या है, देखिए समचतुष्फलक एक तरह से क्या है कि पिरामिड होता है। पिरामिड क्या होता है, एक नीचे कोई 2D शेप होती है, ऊपर कोई पॉइंट होता है, और उस पॉइंट को जब नीचे 2D शेप के सभी वर्टेक्स से मिला दिया जाए, जो आकृति बनती है उसे क्या कहा जाता है, उसे पिरामिड कहा जाता है। तो पिरामिड में यहाँ पे ये एक तरह से हमने ट्रेंगल नीचे है, त्रिभुज लिया है, तो ये ट्रेंगुलर बेस्ड पिरामिड है। सेम टू सेम ये भी एक पिरामिड ही है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क ये है कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं त्रिभुज की, सब इक्वल होती हैं। कहने का मतलब ये जो भुजा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। बराबर होने का मतलब ये एक तरह से जितने भी फलक हैं इसके, ये सामने वाला फलक देख रहे हैं, ये वाला, ये जो सामने दिख रहा है, एक ये फलक जो दिख रहा है, एक ये फलक दिख रहा है, या फिर जो नीचे जो फलक है, नीचे वाला वो फलक है, ये सब फलक आपके एक तरह से समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। तो ये एक तरह से विशेष आकृति हो जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है टेट्राहाइड्रन या समचतुष्फलक। तो इसका आयतन निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट रख लीजिए। देखिए डायरेक्ट क्या होता है आयतन इसका, b बराबर a³ बटे 6√2। अगर आपको डायरेक्ट नहीं रखना है तो इसका मैथड भी होता है कि देखिए, इसको बहुत आसान है निकालना, कोई कठिन चीज़ नहीं है। देखिए सभी भुजाएं, इसकी ये जो भुजा है, सब भुजाएं आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब मान लेते हैं कि इसकी ये जो भुजा a है, इसकी ये भुजा भी a है, ठीक है, इसकी जो ये भुजा है ये भी a है। तो क्या है कि हमें इसकी, देखिए अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है, किसी पिरामिड का जो आयतन होता है वो बराबर होता है 1/3। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। आधार हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार ये वाला हो जाएगा। अब ये आधार क्या है, एक क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल √3/4 a² इंटू h हमारे पास ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ऊंचाई बता नहीं सकते, क्योंकि ये टेढ़ी जो आकृति है इसकी ऊंचाई हमारे पास a है, लेकिन जो सीधी है उसके बारे में तो पता नहीं, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे जो ऊंचाई h है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, देखिए ये तो हमें पता है कि ये हमारे पास टोटल a है, ये निकाल लेते हैं। अब इसको निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज ए दे रखा है तो जी उसकी केंद्रक से दूरी होती है, ये हमारे पास हो जाती है a/√3। तो इसी तरह ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ये भी a/√3 हो जाएगी। अब इसको मिटा देते हैं। अब a/√3 ये हो गई। अब सामने a है, तो अब हम आप लोग के यहाँ पे जो लंब है निकाल सकते हैं। आधार हमारे पास पता है, कर्ण पता है, तो अब लंब निकाल सकते हैं। लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर a² माइनस का a² बटे 3। तो यहाँ से करेंगे h बराबर 3a² माइनस a², ये हो जाएगा √2a², मतलब अंडर रूट 2a²। इसको अंडर रूट 2 लिखे रहते हैं, a बाहर आ जाएगा, बचे √3 नीचे बन जाएगा। तो ये हमारे पास h बराबर √2/√3 ए हो जाता है। अब जब यहाँ पे पुट करेंगे तो h बराबर √2/√3, ये हमारे पास जो कंडीशन निकल के आएगी, सॉरी, √2/√3 ये ऊंचाई के बराबर हमारे हो जाएगा गुणे a। यहाँ से क्या हुआ कि √3 से √3 कट गया, और क्या है कि √2 को यहाँ पे 4 को जो है ना, ये 4 को लिख दीजिए आप 2 × 2, ठीक है, 4 को आप जो है 2 × 2 लिख दीजिए यहाँ पे। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये, यहाँ पे अगर 2√2 लिख देंगे, 2 × 2 लिख देंगे, तो ये √2 यहाँ पे √2 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, सॉरी, इसको देखिए, अब 2 × 2 लिख दिए। अब एक 2 को क्या लिख सकते हैं, एक 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है, एक 2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं। एक √2 से एक √2 कट गया, यह हमारे पास आ जाता है a³/3×6√2, जो कि हमने ऊपर लिखा था, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये फलक का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें बताना है कि इसे रंगने की अनुमानित लागत क्या होगी। अब यहाँ पे यूनिट देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब था, और यहाँ पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगने की लागत 20 पैसे है। मतलब यहाँ पे हमें क्षेत्रफल देखना पड़ेगा कि जो टोटल चतुष्फलक है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि कितने, देखो एक देखिए नीचे बेस है, बेस क्या है कि समबाहु त्रिभुज है, सामने जो फेस है ये भी समबाहु त्रिभुज है, पीछे समबाहु त्रिभुज फेस है, इधर भी क्या है, एक फेस है जो समबाहु त्रिभुज है। टोटल यहाँ पे आपके, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए, एक ये त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और एक जो नीचे वाला बॉटम वाला, ये तो टोटल हमारे पास 4 समबाहु त्रिभुज हो गए। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ये टोटल सरफेस एरिया यहाँ से निकल के आपका आ गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का सूत्र का यूज है और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ ए क्यूब, ये आयतन जो दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है 576। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 576 गुणे 6√2। ठीक है, अब इसको 576 देखिए, यहाँ पे ए बराबर हम लोग लिखेंगे तो देखिए, किसी चीज़ का √2 का क्यूब क्या होता है, 2√2 होता है। अब यहाँ से 2√2 को हम लोग √2 लिख लेंगे, ए क्यूब से ए में आएंगे तो 2√2 कोई टू, यहाँ पे 3 को 6 को 2 गुणे 3 लिख दीजिए, या फिर 3 गुणे 2 लिख दीजिए। 6 को 3 गुणे 2√2, 2√2 मतलब क्या होता है, √2 का क्यूब 2√2 हो गया। अब इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3 छंग 18 हो गया, 30 सते 21, ये हमारे पास 3 से गुणा कर देंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 सते 21, 1 22, 3 5 15, 15 तो 17, 17 28 कितने क्यूब होता है, 12 क्यूब होता है। तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब साइड जो आपके आ गई 12√2 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, और उसको क्या है 20 पैसे से गुणा कर देना है। चलिए, अब हम लोग इसको टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 4√3/4a² है, इसको मिटा देते हैं जगह बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया बराबर 4√3/4a²। ए हमारे पास क्या है, 12 बराबर हम 144, और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, और 1 मीटर स्क्वायर की लागत 20 पैसे है। तो टोटल इतने मीटर स्क्वायर जो है एरिया आया है, इसकी लागत 20 पैसे। अब रुपए में बताएंगे तो नीचे 100 से गुणा भी करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो ये 4 से 4 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए, अब हमें इसका मान रखना पड़ेगा 1.73 गुणे 144 का हो गया 288/5। अब क्या कर दिए, 5 से काट दीजिए, 0.5 15 हो गया, फिर 2 बचेगा, 5 चौको 20, 0.34 के लगभग आ जाएगा। या फिर इसकी जब हम लोग 0.3 से गुणा करेंगे, या फिर 0.35 से गुणा कर दीजिए, या फिर 0.35 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। तो 0.35 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0.70/2 लिख दीजिए, और 288 लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 से काटेंगे 144 हो जाएगा। अब 144 में दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सते 98, और 7 28, मतलब लगभग आपका जो है 100 रुपये जो है आंसर आ जाएगा। बी वाला आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि मान लीजिए पी क्यू आर और यस प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके एक और स्वयं संख्या सहित 3 गुणनखंड हैं। यदि क्यू बड़ा है पी से और दोनों 2 अंकों की संख्याएं हैं, मतलब क्यू और जो पी हैं ये 2 अंकों की संख्याएं हैं, तथा आर और यस है, मतलब आर बड़ा है एस से और दोनों 1 अंक की संख्याएं हैं, तो बताना है व्यंजक पी माइनस क्यू माइनस 1 बटे आर माइनस एस का मान क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत जो है लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप जो है इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखा है और उनके बारे में दे रखा है कि ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कितनी होती हैं, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती हैं, जिनमें एक और स्वयं संख्या सहित, मतलब एक स्वयं संख्या सहित 3 गुणनखंड होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए किन संख्याओं के स्वयं के 3 गुणनखंड होते हैं। आप लोगों को पता होगा जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। मान लीजिए कोई प्राइम फैक्टर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। देखिए, हर हर नंबर का एक फैक्टर जरूर होता है, एक जो संख्या होती है 1 मतलब फैक्टर जरूर होता है। तो इसी तरह 2 के एक फैक्टर हो गया, एक 2 खुद हो गया। इसी तरह 3 के एक 3 हो गया, एक 1 हो गया। इस तरह 5 का 1 और 5, हर मतलब प्राइम नंबर के टोटल 2 फैक्टर होते हैं। और अगर 3 फैक्टर की बात की जाए तो 3 फैक्टर जो निकल के आते हैं केवल ये निकल के आते हैं प्राइम नंबर के स्क्वायर के। कहने का मतलब अगर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो इसके 3 फैक्टर निकल के आ जाते हैं। कैसे, देखिए, 1 हो गया, अब 2 हो गया, 2 से भी कट जाएगा, और 4 हो गया। इसी तरह 9 को देखेंगे तो 9 का 1 हो गया, 9 हो गया, और 9 का जिसका वर्ग है वो एक संख्या हो जाएगी। इसी तरह 5 का भी 1 हो गया, 5 हो गया, एक 25 स्वयं में संख्या हो गई। टोटल कितने, 3 फैक्टर निकल के आ गए ना। ये केवल होता है प्राइम नंबर के स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। बाकी अगर कोई भाज्य संख्या ले लेंगे जो कि प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है, मान लीजिए 10 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, या फिर 8 ले लीजिए, कोई संख्या ले लेंगे, हर किसी संख्या में या तो फैक्टर 4 आएंगे या 4 से ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर केवल 3 फैक्टर की बात की जाएगी तो वो केवल प्राइम नंबर का स्क्वायर ही होंगे। चलिए, अब हम लोग क्या है
आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब दे रखा है यदि q से बड़ा p है और दोनों 2 अंकों की संख्या है। अब q जो है बड़ा होना चाहिए p से, और क्या है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और ये क्या है कि q और p क्या है, किसी अभाज्य संख्या के स्क्वायर हैं, अभाज्य संख्या के स्क्वायर हैं। तो आप गेस करिए ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, पहली छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई, दूसरी अभाज्य संख्या 3 हो गई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये तो एक ही डिजिट की संख्या है। अब अगली संख्या हमारे पास 5 आती है, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाता है, और अगली जो संख्या अभाज्य है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 हो जाता है। लेकिन तीसरी जो अभाज्य संख्या 11, 11 का स्क्वायर 121, ये एक 3 अंक की संख्या चली गई। अगर ये 3 अंक की संख्या चली गई तो हमें केवल 2 अंक की संख्या चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि क्या होगा, देखिए अब हमारे पास क्यू बड़ा होना चाहिए, तो क्यू यहाँ पे देखिए 2 अंक का, देखिए ये इसके 3 फैक्टर है, या तो 25 हो सकता है या तो 49 हो सकता है। इसमें क्या है कि इसके 3 फैक्टर होंगे, 25 के भी 49 के, और 2 डिजिट नंबर भी हैं। और क्या है कि क्यू को बड़ा लेना है, तो क्यू को बड़ा लेने के लिए हमको क्यू को क्या लेना पड़ेगा, क्यू को हमें 49 लेना पड़ेगा, और पी छोटा लेना है तो पी हमें क्या लेना पड़ेगा, 25 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब अगली लाइन पढ़िए आप लोग, और दोनों 2 अंक की संख्या यह होगा कि 2 अंक की संख्या है, 3 इसके फैक्टर हैं, और क्यू बड़ा है, तो क्यू बड़ा है तो मतलब 49 हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास आर बड़ा है एस से। अगर आर बड़ा है एस से तो दोनों एक अंक की संख्याएं हैं, तो दोनों एक अंक की संख्या है, तो देखिए प्राइम, दोनों प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए और एक अंक की संख्या होनी चाहिए। तो अभी सबसे छोटी संख्या हमने क्या देखी थी, एक 2 थी कि 2 देखी थी, 2 का स्क्वायर 4 था। एक 3 देखी थी, 3 भी प्राइम नंबर है, स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। लेकिन अगला कोई प्राइम नंबर लेंगे तो 2 डिजिट बन जाएगा ना। तो यहाँ पे आर को बड़ा भी करना है, तो आर को बड़ा करना है, एक अंक का करना है, और विषम संख्या अभाज्य संख्या का वर्ग भी करना है। तो आर हमारे पास 9 हो जाएगा और एस हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। अब पी में पुट करिए, पी हमारे पास क्या है, 25 है। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू हमारे पास 49 है, माइनस 1 कर देना है, बट्टे हमारे पास आर माइनस एस, आर हमारे पास क्या है 9 है, और एस हमारे पास क्या है 4 है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 49 में 1 जाए, 49 1 50 हो जाएगा, माइनस का 25 बट्टे 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 माइनस का 5 आ गया। माइनस का 5 कहने का मतलब इन ऑप्शन में रखिए किसमें माइनस का 5 आ रहा है, इसमें एस का मान कितना है 4 है, तो -4 -1 ए ही हमारा जो है आंसर हो गया, सेटिस्फाई हो गया। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट का उसमें भी आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p बराबर दे रखा है x की 4 माइनस 8x बटे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। q बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। और r बराबर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 बटे x माइनस 5। हमें बताना है कि जो p q r है, तो p गुणे q बटे r का मान किसके बराबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड है। क्या मेथड है कि देखिए यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो एक्स क्यूब माइनस 8 हो गया, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ से x माइनस, इसका गुणनखंड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के, आगे फिर क्यू के करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर। मतलब कहने का है कि इसको जो है एक तरह से कई सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करना पड़ेगा और फार्मूले वगैरह खोलना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। इसी को मतलब बायकाट करने के लिए या फिर इसी को आप लोगों को पास करने के लिए आप क्या करिए, इन सभी में x बराबर 1 पुट कर दीजिए, इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप x बराबर 1 करते हैं तो बहुत जल्दी ये आंसर आ जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, अगर x बराबर 1 पुट करते हैं तो p बराबर हमारे पास 1 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि x की a की पावर 1 होगी, माइनस 8 हो जाएगा, बट्टे हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस 2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास होगा माइनस का 7 बट्टे माइनस का 2, ये हमारे पास 7 बट्टे 2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 7 बट्टे 2 हो गया। क्यों हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यों को एक्स की जगह 1 रखिए, 1 प्लस 2 प्लस 1 बटे 1 माइनस 4 माइनस 5, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, 5 4 9, 9 में 1 माइनस 9 माइनस 8 हो जाएगा, नीचे ऊपर 4, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का। अब आर निकाल लेते हैं। आर हमारे पास क्या होगा, आर की जगह हम लिखेंगे एक्स की जगह 2 रख, एक्स की जगह 1 रखेंगे, तो 4 2 6, 8 6 14, ऊपर 14 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। जब काटेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो आएगा ये आएगा 12 मतलब 7 बटे 2 आ जाएगा, वो भी निगेटिव का आएगा ये। ठीक है, अब आपके पास
इनके पी क्यू आर के मान पता चल गए। अब इसमें रखिए पी गुणे क्यू, 7/2 गुणे क्यू कितना है माइनस का 1/2, और भाग में क्या है आर, तो आर का जो है चिन्ह वही रहेगा माइनस का, लेकिन जो है अगर 7/2 है तो ये, क्योंकि ये नीचे भाग में है तो गुणे में ये उलट जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा। ये वाले से ये वाला कट गया, और माइनस माइनस प्लस का 1/2 जो है आपका आंसर आ गया। प्लस का 1/2 का मतलब है डी आपका जो है सही हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 1.0025, 1.0025 प्लस करना है 6.25 गुणे 10⁻⁶। अब 10⁻⁶ का मतलब कहने का है कि 1/1 के बाद 6 जीरो जो है से भाग करना है। ठीक है, ये कैसे होगा देखिए, ये ऐसे होगा कि देखिए हम लोग इसको डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। तो इसको जब मतलब 6.25 गुणे 10⁻6 को ऐसे लिख सकते हैं, 0.0005 आएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 6 अंक ले जाना है। तो ये 5 जीरो होगा, ये हो गया 6, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, और बट्टे में हमारे पास क्या दे रखा है, 0.0025 दे रखा है, प्लस का 0.95 दे रखा है। अब ऐड कर लीजिए, 1.00251, ये 3 जीरो आपके पास हो गए, फिर 6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.025 हो गया, 4 हो गए, फिर 0.25 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 0.625 बट्टे करना है 0.9525। देखिए अब इसको आपको भाग करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, भाग करना है। देखिए इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको आसानी से भाग करने के लिए ऐसे आप डायरेक्ट गुणा करने जाएंगे, आपकी पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, आप जो है एग्जाम का 1 घंटा बीत जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन में भाग होके आंसर नहीं पहुंच पाओगे। इसको अगर जल्दी करना है तो आपके पास मैथड पता होना चाहिए। मान लीजिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई संख्या आपके पास 1798 दी गई है। ठीक है, और आपको इसको भाग करना है, इसको आपको भाग करना है 895 से। ठीक है, किससे भाग करना है, 895 से। इसको आप भाग कर लोगे, नहीं भाग कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए एक मैथड होता है डिवीजन का, वो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर 900 हो जाता, 895 जहाँ पे है, अगर यहाँ पे 900 हो जाता तो डायरेक्ट 2 अंक बाद दशमलव लगा के 9 से भाग कर लेते, आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 900 बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको 900 बना देते हैं। 900 बनाने के लिए यहाँ पे हमने 5 जोड़ दिया। अब अगर यहाँ पे हमने 5 जोड़ा है तो कुछ ना कुछ तो आंसर में फर्क पड़ेगा। इस फर्क को जो है संतुलित करने के लिए ऊपर जो है हमारे आंसर में उतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हम ऊपर भी कुछ जोड़ देते हैं। ऊपर हम क्या जोड़ें, तो देखिए यहाँ पे 1798, या फिर इसको लिख सकते हैं 1800 लगभग लगभग, और नीचे कितना है, नीचे लगभग लगभग 900 है, तो ये लगभग ऊपर 2 गुना है। तो नीचे जैसे मैंने 5 जोड़ा तो इसका 2 गुना 10 अगर हम लोग ऊपर जोड़ देंगे तो कोई फर्क उतना ज़्यादा हमारे आंसर में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1808 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको 900 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिट्टो इसका जो भाग करेंगे वो आएगा। आप कैलकुलेटर लेके कर लीजिएगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सेम टू सेम अगर हम लोग यहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कुछ यहाँ पे वेरिएशन दे रखा है कि मतलब इनके बीच आना चाहिए, गैप दे रखा है, अंतराल दे रखा है, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लगभग लगभग हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने की कमी है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या है कि मान लेते हैं लगभग लगभग 475 जोड़ दें यहाँ पे। ठीक, अगर 475 जोड़ दें तो ये 1 बन जाएगा नीचे। देखिए 0.925 और 1 लगभग लगभग टोटल 1 ही गुना है। क्या है ये, अगर जैसे यहाँ पे नीचे हमने 0.475 जोड़ा, ऊपर क्या है 0.475 जोड़ दो। ऊपर मैंने किसी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो है नीचे वाला ऊपर वाले का लगभग लगभग 1 गुना तो है। 0.9 को 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 के 1 लगभग लगभग 1 गुना है। तो अगर नीचे 0.475 जोड़ा तो ऊपर भी 0.475 जोड़ दीजिए, उतना ज़्यादा तब आपका संतुलित हो जाएगा और आंसर में फर्क भी नहीं पड़ेगा उतना ज़्यादा। अब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो टोटल नीचे देखिए जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। अब ऊपर डायरेक्ट जोड़ लीजिए, अगर ऊपर जब जोड़ेंगे तो 1.47 सॉरी 1.47 फिर 527 हो जाएगा, 527 हो जाएगा, फिर 50625 50625, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसी के आसपास। तो 1.047, ये देखो 4 6 के बाद है, और 1.05 के पहले, तो ये बी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन थे, आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक व्यवसाय में 3:6:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। कहने का मतलब पी है, ये क्यू है,
ये आर है, ये किस अनुपात में, 3:5 के अनुपात में निवेश कर रहे हैं। पी जो है और आर सक्रिय भागीदार हैं, पी और आर जो है सक्रिय भागीदार हैं, केवल क्यू एक स्लीपिंग पार्टनर है। कहने का मतलब पी है सक्रिय, आर भी सक्रिय है, क्यू मतलब स्लीपिंग पार्टनर है। उसके बाद इसलिए उसका हिस्सा उस हिस्से का 3/4 होगा जो उसे सक्रिय भागीदार होने पर मिलता। यदि वे 50,000 रुपये का लाभ कमाते हैं जिसका आधा हिस्सा व्यवसाय में पुनर्निवेशित किया जाता है और शेष हिस्सा आधा मतलब शेष आधा हिस्सा भागीदारों के बीच वितरित किया जाता है, तो हमें बताना है आर का हिस्सा क्या होगा। तो आर का हिस्सा निकालना है, और अगर टोटल 50,000 रुपये लाभ कमा रहे हैं तो आधा हिस्सा मतलब 25,000 रुपये दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे, और जो बचा 25,000 रुपये है वही इनके प्रॉफिट में डिवाइड होगा। तो क्या है कि देखिए, अब मान लेते हैं पी क्यू आर जो है तीनों क्या है, सक्रिय पार्टनर है, मतलब तीनों जो है एक्टिव पार्टनर है, तीनों मिलकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग तीनों को एक्टिव मानते हैं तो ऐसा तो है नहीं, क्यों क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। हमने मान लिया कि 6 जो है एक एक्टिव पार्टनर है, तो इसको स्लीपिंग बनाने के लिए इसमें दे रखा है कि अगर इसको स्लीपिंग बनाना है तो अगर जो एक्टिव होता तो उसका 3/4 कर दीजिए, तो ये हमारे पास इसका जो है स्लीपिंग पार्टनर निकल आएगा। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया कि एक्टिव होगा या एक्टिव हो गया, हमने इसको क्या बना दिया, स्लीपिंग बना दिया। पहले माना था कि ये एक्टिव है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2×6 हो गया, 3×9 हो गया, ये हमारे पास 5×2=10 हो गया, तो 6, 9, 15, 10, 25। 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 25 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 25 जो है वैल्यू, सॉरी ऐसे कर देते हैं, 25 की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि 50,000 टोटल था प्रॉफिट, 25,000 जो है उनके बीच बटना है, तो ये 25 की वैल्यू 25,000 हो गई। हमें आर की निकालनी है, आर के हमारे पास 10 दे रखी है, तो 25 से काटेंगे 10,000 जो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मिश्र धातुएं पी और क्यू में वजन के अनुसार सोना और चांदी का अनुपात 2:7, 5:4 है। 42 किलोग्राम नए मिश्र धातु जेड बनाने के लिए मिश्र धातु पी और क्यू के कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी जिसमें सोने और चांदी का अनुपात समान हो। तो ये हमें बताना है कि पी और क्यू के कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी। चलिए क्या कि हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जो है एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एलिगेशन इसमें कैसे लगेगा, देखिए पी के बारे में दे रखा है, क्यू के बारे में दे रखा है और दे रखा है जेड जो है 42 किलोग्राम की नई मिश्र धातु बनाने के लिए जेड के लिए मिश्र धातु पी और क्यू को कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी। मतलब इन दोनों को पी और क्यू को मिला के जेड बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पी हो गया, ये हमारे पास क्यू हो गया। पी का कितना, देखिए हम लोग किसी एक चीज़ को ले लेते हैं, उससे कंपेयर कर लेते हैं। मान लेते हैं सोना, पहले में मिश्र धातु पी में सोना कितना हो जाएगा, 2/2:7 है पी सोना और चांदी, तो सोना हमारे पास 2/9 हो जाएगा। क्यू में कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, फिर 42 किलोग्राम की नई मिश्र धातु जेड बनाने के लिए मिश्र धातु पी और क्यू के कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी जिसमें सोना और चांदी का अनुपात समान हो। कहने का मतलब जेड में जो है सोना चांदी बराबर है, जो यहाँ पे मिश्र धातु बन रही है उसमें सोना और चांदी अनुपात बराबर है, मतलब दोनों 1:1 में है। तो यहाँ पे सोने का हिस्सा क्या हो जाएगा, हम क्योंकि सोने से कंपेयर कर रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसको टोटल जो है 18 से गुणा कर दीजिए। जब इसको 18 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो नीचे वाला है कट जाएगा, ठीक है। नीचे जो इतना हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो 18 जब गुणा करेंगे तो 2×4 हो गया हमारे पास। ये पी हमारे पास था, ये क्यू था, जेड हमारे पास एवरेज निकल के आया था। क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 9 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, पी और क्यू का अनुपात निकल के आ जाएगा। 10 में 9 गए 1, 9 में 5 गए हमारे पास, 9 में 4 गए तो हमारे पास 5। और ये टोटल दे रखा है जो पी और क्यू को का जो धातु बनी वो टोटल हमारे पास कितनी है, 42 है। तो 5, 1, 6, तो 6 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 42। तो हमें बताना है किस अनुपात में मिलाया गया था, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो 1 यहाँ पे 7, यहाँ पे 35, तो हमारे पास 7:35 जो है इस अनुपात में ए और मतलब पी और क्यू को मिलाया गया था। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक 14,868 रुपये में बेची जाती हैं। एक पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरे पर 16% की हानि होती है। निकटतम 2 स्थानों तक बताना है कुल लाभ या हानि क्या होगी। देखिए प्रत्येक वस्तुओं का जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक को समान एसपी में बेचा जाए, मतलब इक्वल एसपी में बेचा जाए, और एक विक्रेता को 18% का लाभ हो और दूसरे को 16% की हानि हो, ऐसा कब हो, जब सेम एसपी हो, सेलिंग प्राइस सेम हो।
ऐसे में क्या है कि एक फार्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का। वो क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर परसेंटेज में दे रखा हो, मतलब आंसर अगर जो निकालना है वो परसेंटेज में है, तो जो डाटा दे रखा होता है उसका बिना यूज किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे इसके लिए जो फार्मूला होता है 200 होता है, ऐसे होता है 100 x प्लस वाई प्लस 2xy बट्टे 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास फार्मूला होता है जब सेम एसपी हो और अलग अलग हमारे पास क्या दे रखा हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा हो। यहाँ पे यक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास 18% हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का 18% होगा। वाई हमारे पास क्या है, वाई पर 16% की हानि हो रही है तो वाई हमारे पास माइनस का 16% होगा क्योंकि हानि हो रही है। यहाँ पे रखेंगे ये हमारे पास 18 माइनस 16 गुणे 100 लिखा रहने देंगे, माइनस का क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस है, 2 गुणे 18 गुणे 16 यहाँ पे माइनस को हो जाएगा बट्टे 200 प्लस का एक्स 18 माइनस 16, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बराबर, हमारे पास 18 माइनस 16 200 हो गया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मान लगते हैं, देखिए 18 और 16 के बीच में आते हैं 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 17 एक 18, 17 माइनस 1 गया 16, तो 17 स्क्वायर मतलब 289, एक गया 288। अब 288 का 2 गुना, 288 का जब 2 गुना करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास 200 में घटाएंगे, क्या घटाएंगे यहाँ से 200 माइनस 288 का 2 गुना, 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 9 4 1 5 और भागे हमारे पास 202 करना है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बचेगा माइनस का 376। और क्या है कि हमारे पास ऑप्शन जो है काफ़ी अप्रॉक्स है, चलिए ठीक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या है कि देखिए यहाँ पे दो सॉरी यहाँ पे 202 होगा ना, जोड़ेंगे 202 होगा बटे 202। अब इसको यहाँ पे भाग करना है, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 से भाग कर लीजिए तो नीचे 101 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16। तो कहने का मतलब अगर नीचे अगर 100 होता तो 18.8 आ जाता, लेकिन क्या है कि 101 है तो 18.8 से थोड़ा कम आएगा, तो 18.8 से थोड़ा कम मतलब 1.88 से थोड़ा कम, तो 1.88 से हल्का सा कम जो है 1.86 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि विक्रेता को कुल हानि 80 रुपए है तो बेची गई वस्तु का वजन बताना है कितना होगा। देखिए हानि क्या होती है, हानि हमेशा सीपी पे निकलती है। यहाँ पे दे रखा है कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर, यहाँ पे एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है एसपी, ये हमारे पास 40 दे रखा है और दे रखा है हानि हो रही 10% की। 10% की हानि कहने का मतलब अगर 10 रुपए की वस्तु थी तो उसे 9 में बेचा जा रहा है, 40 जो है 9 की वैल्यू है तो हमारे पास जो 40 जो है सॉरी यहाँ पे अगर हमें सीपी निकालना हो कास्ट प्राइस, तो हमारे पास 40 जो दे रखी है वो एसपी की वैल्यू 9 दे रखी है, सीपी हमारे पास 10 था तो यहाँ पे तो सीपी निकल के आ जाएगा 400 बटे 9 आ जाएगा। अब क्या है कि हानि कितनी हो रही है 10% की, अगर 400 बटे 9 सीपी है, अगर 10% की हानि हो रही है तो कहने का मतलब है 1 किलोग्राम पर इसका जो लॉस हो रहा है 40 बटे 9 रुपए का हो रहा है। ये कितने पर आ रहा है, 1 किलोग्राम पे हो रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम पर कितना हो रहा है 40 बटे 9 रुपए का हानि हो रही है, लेकिन टोटल कितनी हानि हो रही है, मान लेते हैं एक्स किलो टोटल बेचा गया था और इसकी वजह से टोटल हानि कितनी हुई, टोटल हानि हमारे पास 80 रुपए हुई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक्स जो निकल के आ जाएगा 40 दूना 80 न दूने 18, 18 रुपये मतलब 18 किलोग्राम जो है बेचा गया था, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। अगर यहाँ पे फिर से ना समझ में हो तो फिर से समझ लेते हैं, कास्ट प्राइस हमारे पास 400 बटे 9 निकला और इस पर क्या है कि सीपी पर हानि हो रही है, कितनी हो रही है 10% की। अगर सीपी पर 10% की हानि हो रही है तो मतलब 1 किलोग्राम पर ये कितना था, 1 किलोग्राम का 400 बटे 9 था, 1 किलोग्राम पर 10 बटे 100 की हानि हो रही तो 40 बटे 9, 1 किलोग्राम पर 40 बटे 9 का लॉस है। मान लेते एक्स किलोग्राम जो है खरीदा गया था, तो एक्स किलोग्राम पर 1 किलोग्राम 40 बटे 9 टोटल मिला के 80 रुपए का हानि हो रही है, तो 40 बटे 9 गुणे एक्स बराबर 80, तो हमारे पास एक्स जो आ गया 18 किलोग्राम आ गया। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मान लीजिए कि एक्स 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। यदि 2800 और 3000 के बीच वह संख्या एक्स है तो बताना एक्स के अंकों का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 6 7 का सबका जो है जितनी भी संख्याएं दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, 5 3 15 6 90, 9 7 42, 9 7
63, या फिर देखिए ऐसा होना चाहिए कॉमन ना हो, तो 36 18 95, 36 18 95। देखिए 6 में तो 3 आ गया, 3 दूनी 6, 6 का एलसीएम तो 6 ही हो गया, तो इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, 6 पंचे 3 सत्ते 21, 210 हो गया जो, ये आपका इनका सबका एलसीएम हो जाएगा। तो 200 6 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी होगा और 2 से भी, सबसे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर इनका सबसे क्या है कि इन सभी से विभाजित करने पर 200, ये 210 ऐसी संख्या है जो सभी से डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन शेषफल एक बचना चाहिए। तो अगर एक बचाना है शेषफल तो मान लेते हैं इसको के से गुणा कर लेते हैं। अगर अब यहाँ पे हमने के से क्यों गुणा किया, क्योंकि के से इसलिए गुणा किया है कि अगर के का एक रखोगे, यहाँ पे देखिए 210 तो इन सभी से डिविजिबल है, उसके बाद एक जो है शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे के की जगह 2 रखोगे तो दूसरी संख्या ऐसी निकल आएगी जो इन सभी से डिविजिबल होगी और उसमें शेषफल 1 निकलेगा। ऐसी तरह अगर 3 रखोगे तीसरी संख्या, 4 रखोगे चौथी संख्या, ऐसी बताना ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 2800 और 3000 के बीच आएगी। यहाँ पे हम लोग के का मान क्या रख सकते हैं, तो लेट्स सपोज के का मान रख दीजिए 21, 21 का पहाड़ा पढ़िए, 21 21 21 21 दूना 42, या फिर क्या है कि कैसे कितने से गुणा करें कि ये जो है 2800 के आसपास चला जाए। तो 2800 को 21 से भाग कर दीजिए, जब इसको 21 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 21 इक्के 21 हो गया, हासिल आए 7, 21 दूना 21 नहीं 63, लगभग 13 गुना, ठीक है। तो 13 से इसको मल्टीपल कर लेते हैं, अगर 13 से गुणा करेंगे तो के की जगह 13 मान हो जाएगा, तो 13 इक्के 13, 13 दूना 26 एक 27, 27 तो 30 एक 31, 13 से तो नहीं हुआ, एक और बड़ा कर लेते हैं, 14 से कर लेते हैं। तो अगर के बराबर अगर आप 14 रखोगे, 14 क्या है कि 14 इक्के 14, 14 दूना 28 एक 29, 2940 हो गया, के की जगह 14 रखा, प्लस का एक था तो 2941 आ गया। ये एक ऐसी संख्या है जो क्या है 2800 और 3000 के बीच है, तो 2941 का डिजिट सम क्या हो जाएगा, 4 1 5 2 7 9 7 16 हो जाएगा, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 1 है और इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिपलेट गेस करा करिए कि ट्रिपलेट कौन सा लग सकता है। देखिए यहाँ पे यहाँ के बीच का अंतर 1 है और टोटल एरिया रखा 210। अब 210 का देख के याद क्या है 21 है ना, 21 याद आ गया, तो एक होता है ट्रिपलेट 20 21 29, 20 21 29, इन दोनों के बीच का अंतर 1 भी है और क्या है इनका एरिया जो है 210 भी है। तो इस यहाँ से इनका परिमाप क्या निकल के आ जाएगा, 20 21 41, 41 में जब 29 जोड़ दोगे तो 41 9 50 20 70, डी वाला आपका आंसर आ जाएगा। ले सपोज अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो मान लीजिए या अगर एक्स है, ठीक है, ये देखिए दे रखा है दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 1 है, तो मतलब ये एक्स है तो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, क्या है 1/2 एक्स गुणे x माइनस 1 जो है ये बराबर हो जाएगी कितने के 210 के। यहाँ से क्या है कि x का मान निकालिए, यहाँ पे रखिए यहाँ पे रखिए, उसके बाद जो है पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर्ण निकालिए, फिर तीनों का सम कर दीजिए। ये एक लंबा मेथड है, करोगे तो ऐसे भी हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जमीन पर एक बिंदु से उड़ते ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं कि क्या है कि ये ड्रोन यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से उड़ रहा है, ये जमीन का ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ से जो ड्रोन उड़ रहा है ये इसका कोण कितना है, यह है 60 डिग्री। अब क्या है 39 सेकंड तक उड़ने के बाद उन्नयन कोण गिरकर 30 डिग्री हो जाता है। अब 39 सेकंड तक उड़ता है तो मान लीजिए यहाँ पे उड़ रहा है, उड़ते हुए आगे चला गया, उड़ने के आगे जाने के बाद इसके बाद जो मतलब ये जो उन्नयन कोण है ये गिरकर आपके पास कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब कह रहा है यदि ड्रोन 36 से 936 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर है, मतलब लगातार जो इनकी दोनों बार ऊंचाई है 936 यहाँ पे भी है और 936 जो है यहाँ पे भी है, ठीक है, 936 यहाँ पे भी है ना। अब हमें बताना है कि ड्रोन की गति क्या होगी। ड्रोन की गति के लिए दे रखा है कि 39 सेकेंड, ये जो दूरी चली गई है यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल कितना समय लगा 39 सेकेंड। अगर ये दूरी हमें निकल आए तो इस क्या निकालना है, गति स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। अगर ये डिस्टेंस निकल आए तो हमारे पास क्या है कि स्पीड आराम से निकल आएगी। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए अगर ये टोटल अगर ये हमारे पास टोटल 60 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 60 के सामने 936 है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 936 रूट 3। अगर ये 936 है रूट 3 है 30 60 30 60 90, आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 1 रूट 3 2 का। अगर 60 के सामने रूट 3 है तो 30 के सामने 1 हो जाएगा, तो 30 के सामने कितना हो जाएगा केवल
36 हो जाएगा, क्योंकि 1 की जगह 936 है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 936 आ गया। अब तीसरे ट्रेंगल में देखिए, यहाँ पे भी ये ड्रोन है, यहाँ पे उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये सामने 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 30 डिग्री के सामने की भुजा 936√3 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है दोनों जगह। अब ये 60 डिग्री है, ये 936√3 30 के सामने है, तो 60 के सामने √3 से गुणा हो जाएगा, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर इस टोटल की बात की जाएगी, तो ये टोटल जो आपका निकल के आ जाएगा 936 गुणे √3 मतलब 936 गुणे 3, 936 गुणे 3। अगर इसकी बात की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ये 936, ये टोटल 3 है, ये 1 है, तो 3 - 1 मतलब 936 गुणे 2 जो है, ये वाला आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड बराबर 936 गुणे 2 बटे टाइम कितना दे रखा है, 39 सेकंड। 39 सेकंड के लिए 39 से हम लोग भाग कर देंगे, तो 39 से जब भाग करेंगे तो पहले 13 से काटिए, 13 7 91, 13 दूना 26, 13 3 39, फिर 3 से काटिए, 24 3 72। तो यहाँ से जो स्पीड आपकी निकल के आ गई 24 दूना 48 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई। आई होप आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा, तो ए वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आदमी के बारे में ज्ञात है कि वह 8 में से 5 बार सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलेंगे ट्रथ। ये हमारे पास क्या है कि टोटल 8 में से 5 बार सच बोलता है, और एक पासा फेंकता है और बताता है कि यह 4 है। एक पासा फेंका, उसने बताया कि यह 4 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह वास्तव में 4 है, ठीक है। देखिए ऐसा होगा कि अगर एक पासा है तो उसके 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पासा तो 4 आने की। टोटल पासा फेंकने पर कितने, टोटल 6 अंक होते हैं, तो टोटल तो 6 वेज हैं, मतलब 6 वेज हैं, लेकिन लाना कितना है, 4, तो उस एक लाना है, मतलब 4 लाना है, तो उसका 4 आने की प्रोबेबिलिटी पासा फेंकने पर 1/6 हो जाएगी। हमें क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वास्तव में 4 है। देखिए ये जो आदमी है या तो सच बोल सकता है या तो झूठ बोल सकता है, तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे, नीचे ट्रथ प्लस फॉल्स, मतलब या तो झूठ बोल सकता है या तो सच बोल सकता है, या तो ट्रथ बोलेगा या तो लाई बोलेगा, ठीक है। और हमें बताना है इसकी क्या प्रायिकता है कि वास्तव में 4 है, कि मतलब वो सच बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें ट्रथ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये हमारे पास बराबर क्या हो जाएगा। देखिए ट्रथ और लाई का अगर कहने का मतलब अगर ट्रथ बोल रहा है तो 5/8, तो प्रोबेबिलिटी आप झूठ बोलने की क्या होगी, लाई बोलने की, अगर तुरंत बोलने की 5/8, टोटल 8 है, तो लाइव बोलने की 8 में 5 चला जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी अगर 4 आ रहा है तो 1/4, अगर 4 नहीं आ रहा है, अगर कोई दूसरी संख्या आ रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रथ, अगर प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे पी लगा देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रथ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लाई, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा। ट्रथ की क्या है कि ट्रथ है कि 5/8 जो है मतलब क्या है कि अगर सच बोलता है तो 5/8, तो अगर 5/8 है कि ट्रथ बोलता है, तो अगर ट्रथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/8, और प्रायिकता क्या है कि 4 आने की 1/6 है, यहाँ पे क्या आएगा, मतलब अगर सच बोल रहा हो तो 1/6 आएगा। अगर क्या है कि अगर टोटल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल या जो वेज क्या हो जाएंगे, ट्रथ भी बोल रहा है झूठ भी बोल रहा है, तो ट्रथ की प्रोबेबिलिटी 5/8 और 4 आने की 5/8 गुणे 1/6 प्लस अगर झूठ बोल रहा है तो 3/8 गुणे 5/6। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें निकालना था कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वास्तव में सच बोल रहा है। अगर वो वास्तव में सच बोल रहा है और नीचे क्या है टोटल वेज लिखे जाते हैं, अब टोटल वेज क्या है, या तो ट्रथ बोलेगा या तो लाई बोलेगा। अगर ट्रथ बोल रहा है तो ट्रथ क्या बोल रहा है कि 5 में से 8 ट्रथ बोलने की प्रायिकता 5/8, और ट्रथ क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या आई है, मतलब ऊपर ही जो आया पासा वो 4 आया है, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ये हमारे पास आपस में गुणा हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है आपस में डिपेंडेंट क्या है कि स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, अपॉर्जी घटनाएं, अगर अपॉर्जी घटनाएं होती हैं तो क्या होती है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सच बोल रहा है, ऊपर से 4 आने की तो गुणा हो जाएगा, प्लस उसके बाद क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाई, प्रोबेबिलिटी लाइक मतलब अगर झूठ बोलेगा 3/8, अगर झूठ बोल रहा है तो मतलब 4 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा तो बाकी 5 संख्या आ रहे हैं, तो 5/6। तो हमें जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 8×48 इसका, यहाँ पे 8×48 काट दीजिए, तो यहाँ से बचेगा ऊपर 5, नीचे क्या बचेगा 5 + 5 = 15, 5 20, तो वहाँ से 1/4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 1/4 का मतलब सी जो है आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज डी ई एफ क्रमशः एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी से खींचे गए लंबों के पाद हैं। तो डी ई एफ ए बी सी से खींचे गए, डी ए से खींचा गया डी, बी से खींचा गया ई, और एफ से खींचा गया सी जो है लंबों के पाद है, कहने मतलब अल्टीट्यूड है। यदि कोण बी ई डी और कोण बी एफ ही क्रमशः 24 और 110 हैं, तो बी ई डी 24
बी एफ ई हमारे पास 110 दे रखा है, तो हमें बताना है कोण ई बी एफ का मान क्या होगा। ई बी एफ कहने का मतलब ये हमारे पास जो कोण है ये हमारे पास बताना है क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे इसको आप ट्रायंगल बना लिए, जो बीच वाला ट्रायंगल है इसको जो है इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसको आप यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका ट्रायंगल बन जाएगा। ये क्या है कि यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन गया। कई दो तीन तरीका है इसको सॉल्व करने के, लेकिन जो है आसान वाला हम बता रहे हैं। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, अब ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल के अंदर एक अगर आप वृत्त जो है अंदर रखना चाहेंगे तो वो सर्कल आराम से रख सकते हैं अंदर। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे अंदर एक सर्कल हो गया, ये मान लेते हैं ये आपका सर्कल जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, अंदर आपका एक सर्कल हो गया, आपका सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपके अंदर एक सर्कल हो गया, ठीक है, फिट हो गया। चलिए तो क्या होता है एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि मतलब ऐसे अगर कोई सर्कल है, अगर ये एक मान लीजिए सर्कल है और ये दोनों क्या है सर्कल से खींची जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, अगर सर्कल से खींची जाने वाली दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये केंद्र है तो यहाँ से केंद्र से दोनों स्पर्श रेखाओं की दूरियां बराबर होती है क्योंकि दोनों रेडियस होती हैं। अगर यहाँ से बीच की डिस्टेंस खींच दिया जाए तो ये आपका क्या होता है समद्विभाजक बन जाता है, कोण समद्विभाजक, क्योंकि ये एंगल दोनों क्या है बराबर भुजाओं में मतलब बराबर एंगल साझा करते हैं, ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ये क्या है कि कॉमन हो जाता है, ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाती है, कहने का मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांसम हो जाते हैं। तो सेम टू सेम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास क्या है कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कलर बदल लेते हैं हम, अगर आप इसका अगर कलर चेंज करा जाए तो अगर आप ये सर्कल है सर्कल से देखिए एक ये और ये एक ये दोनों क्या है ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अगर ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो क्या है कि ये दोनों केंद्र से यहाँ पे बराबर दूरी है, ठीक है, इक्वल होगी। और ये जो बीच वाली रेखा है ये क्या है ये दोनों जैसे यहाँ पे थीटा थीटा बराबर एंगल साझा करेगी। बराबर एंगल साझा करने का मतलब है अगर ये 24 है तो ऊपर वाला क्या है ये भी 24 डिग्री हो जाएगा आपका। अगर नीचे वाला 24 तो ऊपर वाला भी 24। अब यहाँ पे ऑलरेडी 110 दे रखा था, इधर ये हमने 24 निकाल लिया। अगर ये 24 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 110 प्लस 24 आपके पास होगा 100, सॉरी आप ये जो है ट्रायंगल को देखिए पहले, ये टोटल आपका जो ट्रायंगल है इसको देखेंगे एफ बी ई में, ट्रायंगल एफ बी ई में दो भुजाएं पता हैं, दो एंगल पता है 110 प्लस 24 डिग्री। हमें तीसरा बताना है, तीसरे के लिए हम क्या करेंगे 180 में 110 प्लस 24 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 134 जब 180 में घटाओगे तो हमारे पास 46 डिग्री निकल के आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी वाला जो है आपका सही होगा। आई होप आपका क्लियर है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार ली जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में उसने 3317 रुपये की राशि चुकाई और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 66 रुपये भुगतान कर दिए और पूरा ऋण जो है चुका दिया। तो हमें बताना है कि टोटल उधार ली गई राशि क्या थी। चलिए आप इसको ट्राई करिएगा, उसके बाद हम अगर आगे हम लोग सोल्यूशन कर ही रहे हैं तो मान लेते हैं एक्स टोटल राशि जो है उसने ली थी। अब उसमें क्या है कि 3 वर्षों के लिए 10% की दर पर उधार लेता है, ठीक है, और इसके बाद है जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में उसने 3317 रुपये लौटा दिए। 2 वर्ष के अंत में 10% की दर से राशि क्या हो जाएगी 10% का 2 सक्सेसफुल हो गए तो 10% का 10% 21 हो जाएगा। तो कहने का मतलब टोटल जो अमाउंट 2 वर्ष बाद बनेगा वो 121 आउट ऑफ 100 बनेगा। अब इसमें क्या है कि 3317 रुपये उसने चुका दिया तो इतना रुपये कम पड़ गया। अब जो तीसरे वर्ष के लिए है ये आपका टोटल अमाउंट हुआ। अब उस पर जो है फिर क्या है कि तीसरे वर्ष भी क्या है 10% की दर से ब्याज लगेगा। तो तीसरे वर्ष के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा इसका 11/10 बनेगा। और ये टोटल जो है तीसरे वर्ष पर चुका कितना रहा है ये जो टोटल अमाउंट है यही दे रखा है कितना है, सॉरी ये यहाँ पे 6600, कहने का मतलब 3 साल के बाद जो है ये 6600 रुपये चुका दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लिया हमने कि 100 रुपये जो राशि है उसने उधार ली थी, 2 साल बाद बना 121/100, 2 साल में उसने क्या है 3317 चुका दिया। तो जो बची धन राशि है उस पर क्या है अगले तीसरे वर्ष के लिए ब्याज लगेगा तो वो राशि हो जाएगी 11/10, यही की वैल्यू 6600 दे रखी है। यहाँ से एक्स गुणे 121/100 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 11 से काटेंगे 11×66, 6000 में 3317 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9317, 9317। अब 11 से काट दीजिए, 11 8 88, 5 बचे, 11 चौक 44,
11×8 = 88, 5 11 × 44, 7 11 7 77, 11 से कटेगा एक बार, फिर 11 से काट दीजिए, 11 7 77, 11 7 77। तो यहाँ से जो हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 7700 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 15% वार्षिक दर पर 2 सही 2/5 वर्षों में 12,616.65 रुपये हो जाती है, इसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो राशि हमें बतानी है। फिर उसी तरह क्वेश्चन है, इसको मान लेते हैं x रुपए की राशि है और क्या है कि 15% की ब्याज की दर है। तो 15% का मतलब होता है 3/20। कहने का मतलब है अगर 20 रुपये है तो 3 रुपये ब्याज पड़ेगा। तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा। फिर दूसरे साल बाद फिर 23/20 हो जाएगा। अब तीसरे साल नहीं, पूरा 3 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, प्लस 2/5 ईयर के लिए। अब 2/5 की ईयर के लिए कर रहे हैं तो रेट भी उसी हिसाब से लगेगा। तो कहने का मतलब अगर टोटल 12 मंथ के लिए 15% था तो 2/5 ईयर के लिए कितना होगा, 2/5 आप 15 मतलब 6% है कि नहीं। अब 2/5 ईयर के लिए 15% टोटल ईयर के लिए रहा, 2/5 ईयर के लिए 6% हो जाएगा। 6% कहने का मतलब है कि 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 53 हो जाएगी। और ये टोटल जो अमाउंट बनेगा 3 साल बाद, मतलब इतने साल बाद, 2 सही 2/5 ईयर बाद 12,616.65, 12,616.65। तो ये आप क्या करिए, यहाँ से 23 से काट दीजिए, ठीक है, इसको 23 से काट दीजिए। अगर आप इसको 23 से काटने चाहेंगे तो देखो 23 बच्चे 115 होता है, 11 111 हुआ, 23 चौको 92 हुआ, 8 11 8 19 हासिल हुआ, 196 बचे, 13 8 184 हुआ, हासिल 12 बचे, 126, 13 बचे 115, हासिल 11 बचे, 13 बचे 115 और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये आपका 23 से भाग किया एक बार। अब एक बार 23 से और भाग कर दीजिए। अब एक बार 23 से और भाग करेंगे तो 23 इक्के 23 दूना 46, हमारे पास बचे 8 88, 23 दूना 46, 8 बचे हमारे पास 88, 23 तेईयाँ 69 होते हैं। अब 69 में 19 बचे 195। अब 195 का मतलब है कि 23 8 184, फिर 11 बचा, 13 बचे 115, हमारे पास 23.85 आ गया। तो यहाँ से अब 53 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग इधर लिख देते हैं 23.85 को, ये 23.85 बचा। अब यहाँ पे 53 से कटेगा, अगर 53 से काटेंगे आप, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 53 से नहीं काट पा रहे हैं तो क्या करिए, आप क्या करिए, तो इसको 5 के फॉर्म लिख दिए। 23.5 को 5 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 5 से 5 गुड़े इसको लिख सकते हैं, 5 चौको 20, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 4.77। तो 3 का कितना गुणा करें कि आखिरी में 7 आ जाए, तो 9 त्रिक 27 होता है। तो 9 अपना 45, ये टोटल 9 बार जाएगा, ठीक है, 0.09 ये बार इतने बार जाएगा, क्योंकि ये आखिरी के 2 अंक के बाद दशमलव हैं तो हमने उसी हिसाब से लगा दिया। अब यहाँ से x का तिरिया गुणा कर लीजिए। अगर आप यहाँ से तिरिया गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 पंचे 20, 100 है, और यहाँ पे 9 है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 9,000 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9,000 आपका आंसर आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। तो ये आपका बी वाला जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 100 प्रेक्षणों का माध्य मानक विचलन की गणना क्रमशः 40 और 10.5.1 के रूप में एक छात्र द्वारा की गई थी, जिसमें एक प्रेक्षण के लिए 40 के बजाय 50 ले लिया था। सही मानक विचलन क्या है, माध्य और मानक विचलन दोनों बताना है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो यहाँ पे देखिए 39.9, 39.09, 39.9, 39। पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है माध्य निकाल लेते हैं, सही माध्य क्या है। देखिए पहले माध्य कितना था, पहले माध्य हमारे पास गणना की जाए तो माध्य हमारे पास 40 था, क्या 40 था, लेकिन उसने क्या किया कि जिसने एक प्रेक्षण के लिए 40 के बजाय 50 ले लिया। कहने का मतलब 40 के बजाय 50, कहने का मतलब 10 ज़्यादा ले लिया। अगर 10 ज़्यादा ले लिया तो इसकी वजह से एवरेज कितना आया था, 40 आया था। तो उस जो 10 ज़्यादा लिया था तो उसको हम लोग कम करेंगे और जितने भी लोग हैं 100 लोग 100 प्रेक्षणों के बीच बांट देंगे, तो ये हमारे पास एवरेज जो है संतुलित होकर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 में जब 0.0, जब 100 से भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो जब 40 में 0.1 जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 39.9। ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 0.01 होगा ना, जीरो जब 10 को 100 से भाग करेंगे तो 0.01 होगा, सॉरी गलती हो गई थी मुझसे बोलने में, यहाँ पे 0.01 होगा। जब घटाएंगे तो 39.09 आ जाएगा, और 39.09 का मतलब यहाँ पे एक है, ऑप्शन बी है वो सही होगा। अगर आपको मानक विचलन वाला पता करना तो एक बार इसको ट्राई करिएगा और जो है आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये समझना हो कि मानक विचलन वाला क्या होगा तो इसका हम आंसर जो है आपका शॉर्ट बना के अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी क्लास बहुत ज़्यादा डिले हो गई है, बहुत लंबी खिंच गई है।
इस सेट में पार्टिकुलर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसी वजह से इतना लंबी क्लास गई है। अदरवाइज आगे जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी क्लास रहेगी। बहुत ज़्यादा मतलब एरिया डेविएशन आता रहेगा। अगर टफ मार्क होगा तो लंबी क्लास चली जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर इजी होगा तो जल्दी हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थे, आपने देखा ही होगा इसमें। बाकी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आपको समझना हो कि इसको आसान तरीके से क्या है कि मानक विचलन जल्दी से कैसे निकालेंगे, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका शार्ट बना के अपलोड कर देंगे। जो पहला कमेंट करेगा उसी के बाद हम अपलोड कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।